हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल यूपी एग्ज़ाम में। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ को, जो कि आपके यूपी आर ओ ए आर ओ यूपी एस आई और यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगर आपने पुराने वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप पुराने वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे कि सिद्धू तथा कान्हू निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े हुए थे। ऑप्शन है कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, खासी विद्रोह और संथाल विद्रोह। तो बात की जाए, सिद्धू तथा कान्हू जो थे ये संथाल विद्रोह से जुड़े हुए थे। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये 1855 से 56 तक चला था। और ये कहाँ चला था? ये बिहार यानी कि भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों तक, यहाँ तक ये इसका पूरा क्षेत्र था। अब अगर बात की जाए कोल विद्रोह की, तो कोल विद्रोह आपका 1831 से 32 तक हुआ था। और इसके जो प्रमुख नेता थे ये बुद्धो भगत थे। फिर आता है हमारा मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह के जो नेता थे ये मेन थे बिरसा मुंडा। और ये विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 तक हुआ था। फिर आता है हमारा खासी विद्रोह हमारा हुआ 1827 से 1833 तक चला। और इसके जो नेता थे ये है तीरथ सिंह थे। ओके गाइस, चलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन पे कि देवबंद आंदोलन यूपी यानी संयुक्त प्रांत के किस वर्ष में आरंभ हुआ? 1900, 1888, 1885, 1866 में। तो ये हमारा हुआ था 1866 ईस्वी में। ठीक है। मोहम्मद कासिम एवं रशीद अहमद गंगोही 1866 में उत्तर प्रदेश के देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्या था? मदरसे की स्थापना की गई थी। और यह मेनतः मुस्लिम संप्रदाय के तहत अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य पाश्चात्य संस्कृति के विरोध में ये चलाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर में विश्वास करता हूँ, निम्न में किसने कहा था? ऑप्शन देख लेते हैं। नारायण गुरु, सुभाष चंद्र बोस, लाला हरदयाल, उक्त में से कोई नहीं। तो ये है हमारा ऑप्शन ए, नारायण गुरु। ये कहाँ कहा था? केरल में श्री नारायण गुरु ने दलित उद्धार के लिए एक आंदोलन शुरू किया था। और यह कब हुआ था? 1903 में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम संस्था, यह एक संस्था थी जिसकी स्थापना 1903 में की गई थी। यानी इस संस्था की स्थापना तथा एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर की आवश्यकता पर जोर दिया गया। तो याद रखना कि कब किया गया था, किसने किया था, कहाँ किया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा। देखते हैं। वुड का एजुकेशन डिस्पैच, मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, द सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या था। हमारा सबसे पहले था मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन। मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन ये आया था 1835 में। लॉर्ड मैकाले की एजुकेशन पॉलिसी थी जिसमें इंग्लिश शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। फिर आता है हमारा वुड का एजुकेशन डिस्पैच। ये आया था 19 जुलाई 1854 को। यानी कि इसमें भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी जिसे वुड का डिस्पैच कहा गया था। इसके बाद हमारा आता है इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन। ये आया था 1882 में। हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी और इसमें इस आयोग में 8 सदस्य थे। और फिर उसके बाद हमारा आता है द सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट। ये हमारा आता है 1944 में। ठीक है, इसमें केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने
जो सार्जेंट शिक्षा योजना जो है प्रस्तुत की थी, और जिसमें प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च विद्यालय जो हैं स्थापित किए गए थे, और 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की जो योजना है वो यहीं से ली गई थी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए 2 1 4 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो अहमदाबाद, बम्बई, कलकत्ता या दिल्ली। तो यह है हमारा ऑप्शन बी बम्बई। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था यह 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के परिसर में किया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ठीक है, और इसमें टोटल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था बीजी तिलक, एमजी रानाडे, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। तो यह है ऑप्शन ए बीजी तिलक। ठीक है, और बीजी तिलक ये और इन्होंने साथ में शिवाजी महोत्सव ये भी शुरू किया था। शिवाजी महोत्सव 1895-96 में, और गणपति त्यौहार 1893-94 से शुरू किया था, ताकि जो जनता में है वो राष्ट्र सेवा की भावना का विकास हो। और इसी के साथ साथ बीजी तिलक ने 2 पत्रिकाएं, 2 समाचार पत्र भी इन्होंने संपादन किया था। अंग्रेजी में जो इन्होंने जो संपादित किया था, इंग्लिश में उसका नाम था मराठा, और जो मराठी में संपादन किया था उसका नाम था केसरी। तो ये आप लोग याद रखना, क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि देखते हैं यहाँ पे क्या है। सुमेलित करना है कि चिटगांव आर्मरी रेड, कल्पना दत्त, अभिनव भारत, गुरुराम सिंह, अनुशीलन समिति, विनायक दामोदर सावरकर, कूका आंदोलन, अरविंद घोष। तो चिटगांव आर्मरी रेड जो है इसमें कल्पना दत्त यह सही है, क्योंकि चिटगांव जो बांग्लादेश में शस्त्रागार आक्रमण था यह हुआ था अप्रैल 1930 में, और इसके जो नेता थे उस टाइम पे सूर्य सेन के नेतृत्व में हुआ था। इसमें कल्पना दत्त, प्रीतिलता और गणेश घोष आदि लोग थे। ठीक है, फिर आता है इसके बाद में हमारा जो वीडी सावरकर द्वारा जो स्थापित था मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन 1904 में अभिनव भारत के नाम से संपादित हुआ था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वीडी सावरकर। अभिनव भारत किससे संबंधित है? विनायक दामोदर सावरकर। फिर हमारा आता है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति जो क्रांतिकारी संगठन था, इसमें बंगाल से कौन था? जतीन नाथ बनर्जी, बारिंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त आदि के नेतृत्व में इसका संगठन की स्थापना हुई थी। तो इससे कौन था? अरविंद घोष। अब बचा हमारा सिर्फ कूका आंदोलन। कूका आंदोलन जो है सिख धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था, और इसका जो उद्देश्य था वह सिख धर्म में जो प्रचलित बुराइयां थीं और जो अंधविश्वास थे उनको दूर करने का काम था। और इसके नेता कौन थे? जवाहरमल, वालर सिंह, राम सिंह। ठीक है, तो इसके कौन थे? गुरु राम सिंह। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, A1 B3 C4 D2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे इसी के साथ कि निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही हेतु सुनिश्चित की थी? 13 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946। तो यह किया था 16 अगस्त 1946। ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला? पृथ्वी आजाद सिंह, सरदार किशन सिंह, ऊधम सिंह, सोहन सिंह जोश। तो ये हैं हमारे ऊधम सिंह। 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो कहाँ हुआ था? अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग में। तो इन जो क्रांतिकारी थे ऊधम सिंह, इन्होंने
उसको, यानी जो आपका जनरल डायर है, इसको मारने के लिए गोली मारी थी, कहाँ पे? लंदन में जाके। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। तो ये है बाल गंगाधर तिलक। 1920 में कांग्रेस ने अन्यायी जो सरकार थी उसे सहयोग करने का प्रस्ताव पारित किया था, और तिलक भी जो भारत सरकार अधिनियम 1919 से संतुष्ट नहीं थे, और 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो गई, और इसीलिए वो इसका परिणाम भी नहीं देख सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नांकित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी, अस्पृश्यता उन्मूलन। तो यह है हमारा ऑप्शन डी, अस्पृश्यता उन्मूलन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एससी बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1936, 1937, 1938 या 1939? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी 3 मई 1939, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं। और इसे 1942 में, जून 1942 में इसे एक अवैध संगठन भी घोषित कर दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं है? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड एरमरी। तो सदस्य कौन नहीं था, आप देखते हैं। पहले इस बारे में कुछ जान लेते हैं कि 19 फरवरी 1946 को लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में घोषणा की थी कि मंत्रिमंडल का एक शिष्टमंडल होगा जिसमें वह स्वयं, यानी ये भी हो गए, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और एवी अलेक्जेंडर जो यहाँ इनके नौसेना मंत्री थे, जो भारत जाएंगे और वहाँ के वायसराय से बातचीत करेंगे। तो कौन बचा? लॉर्ड एमरी, ये इसमें नहीं थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया एकात्मक सरकार, शक्तिशाली केंद्र सहित संघात्मक सरकार, कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार, संघात्मक सरकार जिसमें ब्रिटिश प्रांतों को पृथक होने का अधिकार था। तो यह है हमारा ऑप्शन सी, कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए, आयरलैंड या जापान। तो ये सब आपको मालूम ही होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये हमारा आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको इस सब बारे में जाना है कि किस देश से कहाँ क्या क्या लिया गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, इसके लिए एक अलग से वीडियो दे दिया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्न शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष। आपको यह क्रम निकालना है कि भारतीय संविधान में इनका जो क्रम है वो इनसे क्या था। ठीक है, देखते हैं क्या है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर आता है समाजवादी, फिर है धर्मनिरपेक्ष और फिर है प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सी, ए, डी, बी। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द के स्थान पर प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द और राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द प्रस्थापित किए गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो यह है हमारा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के मूल अधिकार का प्रतिपादन करता है
कि उसे भारत के राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे विधि के समक्ष समता से क्या मतलब है कि जो राज्य है सभी के लिए समान कानून बनाएगा और उसे समान रूप से लागू किया जाएगा। और जबकि कानून का समान संरक्षण से तात्पर्य है कि समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ समता का व्यवहार किया जाएगा और इस अनुच्छेद की विधि में जो बदलाव है वो नहीं किया जा सकता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सॉरी गाइस, कि 1950 के दशक के भाषाई राज्यों की प्रबल मांग के उपरांत निम्नलिखित में कौन से राज्य पुनर्गठित हुए? देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन। कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश। तो यह है हमारा महाराष्ट्र भी है और आंध्र प्रदेश भी है, यही दो हैं जो भाषाई आधार पर किए गए थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2 और 4, ऑप्शन सी। 1950 में जब भाषाई राज्यों की प्रबल मांग हो रही थी तो मद्रास राज्य, ठीक है, मद्रास राज्य के जो तेलुगु भाषाई थे, तो तेलुगु भाषाइयों ने पृथक राज्य के लिए पोट्टी श्री रामुलु के नेतृत्व में एक आंदोलन प्रारंभ किया था। और फिर क्या हुआ कि 56 दिनों के आमरण अनशन हुआ और उसी के वजह से जो ये पोट्टी श्री रामुलु थे इनकी मृत्यु हो गई और जो आंदोलन था वह बहुत ही तीव्र और हिंसक हो गया। और फिर इसी के फलस्वरूप क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषाइयों के लिए एक नए पृथक राज्य की घोषणा कर दी जो हमारा बना आंध्र प्रदेश। और कब घोषणा की गई थी? 1 अक्टूबर 1953 को। और 1960 में फिर इसी तरह से महाराष्ट्र का पुनर्गठन किया गया था। अब याद रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यह है हमारा, देखते हैं, विदेशी नागरिकों को मूल अधिकार नहीं मिलता है, विधि के समक्ष समता मिलता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिलता है, प्राण एवं दैहिक मिलता है, शोषण के विरुद्ध भी मिलता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक, भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। तो यह है हमारा, धार्मिक को भी देता है और भाषाई को भी देता है, यानी कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। और इन अधिकारों का उल्लेख कहाँ किया गया है? आर्टिकल 29 एवं 30 में किया गया है। और आर्टिकल 30 का 1 के अनुसार क्या कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि से शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि सामाजिक न्याय का तात्पर्य है कि सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, सभी को समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो, सभी प्रकार की विषमताएं यथा जाति, रंग, व्यवसाय, लिंग आदि पर आधारित सुविधाएं समाप्त कर दी जाएं। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सभी प्रकार की विषमताएं यानी कि अगर हम किसी को स्पेशल जो मिलता है ट्रीटमेंट, यानी कि जो जाति, रंग, व्यवसाय, लिंग आदि पे आधारित सुविधाएं जो समाप्त कर दी जाएं, तो किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का भेदभाव करने का कोई आधार नहीं होगा और कोई किसी का शोषण करने की फिर स्थिति में नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो देखिए हमारा मूल कर्तव्य में ये भी है, बी ऑप्शन भी आता है, डी भी आता है। बात करते हैं अस्पृश्यता मिटाने का। तो अब बात करें पहले मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य हमारे कहाँ है? आर्टिकल 51 का जिसमें हमारे 11 मूल कर्तव्य उपबंध हैं। और जबकि जो अस्पृश्यता मिटाने की जो बात है यह कहाँ कही जाती है? आर्टिकल
17 में, अनुच्छेद 17 में कहा गया है। और अनुच्छेद 17 के अनुपालन में 2 कानून बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं बात करते हैं तो अस्पृश्यता निवारण एक्ट 1955 और अनुसूचित जनजाति एक्ट 1989। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है संसद की संप्रभुता, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, विधि का शासन, ऑप्शन डी बहुमत का शासन। तो यह है हमारा कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अपने लास्ट क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है कि संविधान लिखित और अनम्य है, गलत। न्यायपालिका स्वतंत्र है, सही है। लेकिन आगे ऑप्शन देखते हैं कि अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। तो देखिए यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन आप कर रहा है यह हमारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है, जिससे कि यह साबित होता है कि संविधान जो है परिसंघीय है। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। थैंक यू, बाय बाय।